तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल में बोल सकते हो, जिसमें अपन मैकेनिक्स और मॉस पढ़ते हैं। मॉस के बाद स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 आता है। इन तीनों में बेसिक जो है अपना ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड की बात करूं तो अब मेरे को बेसिक यही याद होना चाहिए। दूसरा, प्लास्टिक एनालिसिस की बात करूं तो भी हमको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूटीएम क्या होता है। अभी आपके स्क्रीन में एक इमेज आएगा जो कि क्या है, आपका यूटीएम है। ठीक है, अब देखो यूटीएम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूटीएम बता देता हूं। ये क्या है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। देखो, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन नाम से ही बताता है कि ये लगभग हर एक टेस्ट जो होता है वो अपन को ये फुलफिल कर सकता है, जैसे कि कंप्रेशन, टेंशन, शियर। ठीक है, तो ऐसे जितने भी टेस्ट होते हैं वो इसमें किया जा सकता है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी के अंडर ही हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि यूटीएम, तो यूटीएम में हमको ये समझ में आ गया कि भाई ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। तो अब इसको क्या करना है कि इसके दो तीन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं जो आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो, इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये स्ट्रेन ओरिएंटेड मशीन है। ठीक है, ये स्ट्रेन ओरिएंटेड मशीन है। अब ये स्ट्रेन ओरिएंटेड मशीन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम स्ट्रेन को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रेन ओरिएंटेड मशीन है। और ये में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई पहले स्ट्रेस आया कि स्ट्रेन, तो उसका आंसर है स्ट्रेन। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन इंडिपेंडेंट होता है और स्ट्रेस डिपेंडेंट होता है। फिलहाल के लिए इसको याद रख लीजिए, जब मैं आपको मॉस पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको जैसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझ में आया? पहला कि ये स्ट्रेन ओरिएंटेड मशीन है। जो अगर ये स्ट्रेन ओरिएंटेड मशीन है तो इसका क्या मतलब है कि इसमें और क्या हम लोग को दिखता है, तो इसमें दो डायल गेज होते हैं। इसमें दो डायल गेज होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, एक्सटेंसोमीटर होता है। एक्सटेंसोमीटर का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन मेजर करता है। एक्सटेंशन मतलब डेल एल। ये डेल एल से ही हम क्या निकालते हैं, स्ट्रेन मेजर करते हैं। समझ में आया? सेकंड जो हमको ये बताता है, देखो डायल गेज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो अगर मैं डायल गेज की बात करूं तो पहला ये कैसे दिखता है आपको मैं कोई डायग्राम बना के दिखा दूंगा। सेकंड, इसमें जो हम लोग को ना रेजिस्टिंग लोड ये शो होता है। ठीक है, ये हमको दिखता है। तो ये रेजिस्टिव लोड किस में दिखता है? सेकंड डायल गेज में दिखता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको मैं बोलता हूं जॉ ऑफ मशीन। ये जॉ मतलब क्या होता है? दांत। ठीक है, इस कंडीशन में यहां से लेके यहां तक जो टोटल यहां से यहां तक लेंथ है, इसको मैं क्या बोलता हूं? एल। ठीक है, ये कहाँ से आया? यह आपका यहां से, ये आपका यहां तक का लेंथ आया। अब सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ये एक बीम है। ठीक है, इस बीम को मैं यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ तो खींचूंगा तो पकड़ने के लिए कुछ हिस्सा तो रखूंगा, इतना हिस्सा।
तो ये जो पकड़ने के हिस्सा रखा गया है, ठीक है, इस हिस्से को मैं क्या बोलता हूँ, इस हिस्से को मैं बोलता हूँ गॉज लेंथ, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ से लेके कोई है, यहाँ से हिस्सा है जिसको मैं टेस्ट करूंगा। टोटल लेंथ में ऐसा नहीं होता कि टोटल लेंथ को एक्सटेंशन देखा जाता है, मात्र इतने लेंथ को देखा जाता है, ठीक है। टोटल लेंथ तो पकड़ने के लिए भी होता है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एक डायल गेज लगता है जो कि क्या होता है, ऐसा शो होता है। और यहाँ पर भी कहीं पर एक डायल गेज होता है, ठीक है। ये जो डायल गेज जो होता है ये अपन को क्या दिखाता है, एक्सटेंशन दिखाता है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, अपन को लोड डायल बोलते हैं इसको, जो कि क्या दिखाता है, लोड दिखाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, इसको मैं क्या बोल रहा हूं आपका, गॉज लेंथ, GL, ठीक है। कई लोग इसको गॉज लेंथ बोलते हैं, कई लोग इसको गेज लेंथ बोलते हैं, तो जो सही लगता है उस हिसाब से आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बताया, GL क्या है, गॉज लेंथ या फिर गेज लेंथ, जो आपको सही लगे। अब हम लोग जब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ते हैं तो हमको पता है कि क्या होता है भाई। स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेन को मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा। वहीं पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी अगर मैं बात करूं तो इससे किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई से, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये क्या पता चला, किससे पता चला, ये अपन को पता चला हुक्स से, हुक्स लॉ, ठीक है। ये हुक्स ने बताया हमको। अब इससे हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, वो फॉर्मूला क्या होता है कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू ई, जहां पर ये इलास्टिक कांस्टेंट है, जो कि क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखने के लिए क्या याद करते हैं कि भाई E इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये सिग्मा अपॉन ई, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला मिला, किसने बताया, हुक्स ने बताया, ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या हो, स्मॉल ई, इसको क्या बोलते हैं, डेल एल अपॉन एल। ये क्या है, स्मॉल ई, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, जो कि क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या है, ये छोटा सा हिस्सा जिसको अपन तो बोल रहे हैं गॉज लेंथ। तो अगर मैं स्ट्रेन की बात करूंगा, तो इस जगह में अगर मान के चलो स्ट्रेन की बात करूंगा, तो स्ट्रेन क्या लिखूंगा, यहाँ पर स्ट्रेन लिखना चाहिए ना मेरे को, डेल GL, चेंज इन लेंथ था, तो यहाँ पर जो एल है, ये जो एल है, ये एल हमको क्या बता रहा है, ये एल हमको बता रहा है लेंथ ऑफ बार, ठीक है। और गॉज लेंथ मतलब जहां से यहां तक सेक्शन कंसिडर किया गया। तो ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये ओरिजिनल क्या होगा, GL, ठीक है। तो जब हम यूटीएम में टेस्ट करते हैं, सॉरी, जब हम यूटीएम में टेस्ट करते हैं तब के केस में हमको क्या याद रखना है कि जो स्ट्रेन होता है वो क्या होगा आपका, चेंज इन गॉज लेंथ अपॉन ओरिजिनल गॉज लेंथ, ठीक है। तो ये हमको एक पहला फॉर्मूला पता चला। अब इसके साथ एक और फॉर्मूला हमको पढ़ना है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका GL का वैल्यू, मतलब टोटल लेंथ में गॉज लेंथ होता क्या है। तो उसका फॉर्मूला एक हमको मिलता है 5.65 रूट ओवर ए, ठीक है। वो क्या मिलता है, 5.65 रूट ओवर ए, जिसको अगर मैं बोलूं कि ये इम्पोर्टेंट है क्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले को हमको किससे मिला है, PIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हमको दिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है, इसको भी देखते हैं, ठीक है।
तो इस फॉर्मूला से क्या दिख समझ में आया हमको? इट डिपेंड्स ओनली ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्योंकि फॉर्मूला में क्या है? रूट ओवर ए, जहां पर ए क्या है आपका? क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भाई ये किस किस चीज से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस किस चीज से? पहला, लेंथ ऑफ बार। अभी हमने देखा लेंथ ऑफ बार कोई लेना देना नहीं है लेंथ ऑफ बार से इसका। ठीक है। सेकंड, मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब किस टाइप का मटेरियल है इस पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है। थर्ड, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका शेप क्या है इससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट क्या हो गया? रेट ऑफ लोडिंग, मतलब कि इसमें जो लोड लग रहा है, मतलब टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इसे खींच रहे हैं, ये एक्चुअली देखो समझने वाली बात है। जब कभी भी हम लोग कोई भी टेस्ट करते हैं लैब में, वो हमेशा ग्रेजुअल लोडिंग पे काम करते हैं। ठीक है। तीन टाइप का लोडिंग होता है। फर्स्ट आपका ग्रेजुअल हुआ, सेकंड आपका सडन लोड हुआ, थर्ड आपका इम्पैक्ट लोड हुआ। तो जितने भी अपन को देखेंगे लैब में, तो वो लैब हमेशा मैक्सिमम हम लोग ग्रेजुअल लोडिंग करते हैं। बस क्रशिंग वाला इम्पैक्ट, जो अपन इम्पैक्ट लोडिंग करते हैं ना, तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन में, उसको हटा दें तो जितने भी अपन को लोडिंग किया जाता है वो ग्रेजुअल लोडिंग ही किया जाता है। इसलिए हम लोग फॉर्मूला जो देखेंगे आगे स्ट्रेन एनर्जी में, तो उसमें समझ में आएगा आपको कि ग्रेजुअल लोडिंग क्यों लिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या था? रेट ऑफ लोडिंग। तो ये रेट ऑफ लोडिंग पे भी फर्क नहीं पड़ता कि मतलब अगर मैं सडन खींच रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, उसके पे भी डिपेंड नहीं करता गॉज लेंथ। ठीक है। तो ये जो आपका पोर्शन देखे थे हमने, तो ये आपका क्या हो गया? गॉच स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील का पहला पार्ट जो आपको मालूम होना चाहिए वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। ठीक। देखिए, मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बता दिया? ये पहले बता दिया, जिसको पहला पार्ट बोल रहा हूँ मैं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको करना होता है, ये जैसे आपको नॉलेज होना चाहिए कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मशीन होता है, कि, किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ये चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको बताया। गॉस लेंथ का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस पे डिपेंड नहीं करता, ये भी मैंने बता दिया आपको। हुक्स लॉ का वैलिडेट करते हुए ये बताया। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट फिलहाल के लिए ये पोर्शन नहीं है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करें तो, मगर ये मालूम होना चाहिए बोल के मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंडर में ही बता दिया। ठीक है। नहीं तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन करके एक टॉपिक बनाना पड़ता, जो कि ऐसा कोई खास नहीं था। ये बताने का एक और भी रीज़न है जो आपको अभी कर बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो पहले ये समझ जाइए कि यहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील की मतलब क्या हुआ। माइल्ड स्टील का मतलब क्या होता है? Fe250। ठीक है। इस कंडीशन में जैसे यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर है इसको जैसे, अगर एक कोई बार है तो इसमें अगर कोई ऐसे खींच रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? ये टेंसाइल लोड लगेगा। तो यहाँ जो टेंसाइल लोड लग रहा है, तो उस कंडीशन में तो ये जो डायग्राम बनेगा जो मैं बनाने वाला हूँ वो टेंसाइल कंडीशन के कारण बनेगा। स्टैटिक लोडिंग मतलब जो ऐसा मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक जगह पे है, उसको खींचा जा रहा है। कार्बन कंटेंट लेस देन 1.5% ऑफ कार्बन। ठीक है। कार्बन कंटेंट क्या आपका कम होता है माइल्ड स्टील के लिए, इसलिए लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं। और 0.15% ऑफ कार्बन होता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यहाँ इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी नाम रखा गया है। क्यों रखा गया है इसको, ये जो बताया हूँ इसका रीजन है, जो यहाँ पर मैंने जगह छोड़ा है मैं बता दूंगा कि उसको कैसे करना है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनता है। देखो,
ये क्या हुआ आपका एक्स एक्सिस, जहां पर हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेन मिलेगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से। यहाँ स्मॉल ई से बोल सकते हो, एप्सिलॉन से बोल सकते हो, ठीक है, ये दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या मिलता है, स्ट्रेस मिलेगा, ठीक है, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो फिर स्मॉल एफ से, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, कौन कौन सा पॉइंट है, कैसे बनता है, ये क्या है आपका ओरिजिन पॉइंट है, इसलिए मैं इसको क्या बोल दिया ओ। या फिर इस पॉइंट का अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया ए, ये जो पॉइंट हुआ इसको मैं क्या बोलता हूँ बी, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा सी, और ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ डी, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ई। ये मान के चलो ये एक्सट्रीम हाइट पहुंच गया इसका कर्व का, इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ एफ, और ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ जी, ठीक है। तो देखिए ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ कौन सा, ओ से ए, ठीक है। इस ओ से ए का अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसके लिए मान के चलो मैं एक और छोटा सा कर्व बना देता हूं। ये क्या आपका स्ट्रेट लाइन है, जहां पर ये क्या है आपका स्ट्रेन है और ये क्या है आपका स्ट्रेस। ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, यहां पर मान के चलो कि क्या बन रहा है थीटा। इसको अगर मैं वर्टिकली ऐसा ड्रॉप करूं, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। मगर अभी हम लोग को मॉड्यूलस पे काम नहीं करना है, ठीक है। तो हमको इसमें ध्यान देना है कि ये कर्व हमको क्या बताता है। ये जो ए पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा प्रोपोर्शनल लिमिट, इसको क्या बोलता हूँ प्रोपोर्शनल लिमिट। बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, सी को बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, डी को बोला जाता है लोअर यील्ड पॉइंट, ई, यहाँ ये एफ और ये जी। इसका अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्या है ना स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। ये अल्टीमेट पॉइंट है तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, मैं नीचे लिख दूंगा। मेन अपन को इतने में ही काम करना है इसलिए मैं इस पर बता रहा हूँ, यहाँ तक अपन जाते नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो पोर्शन है ओ से ए, जो कि क्या है ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट हुआ। इस प्रोपोर्शनल लिमिट के कारण तो अगर टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है आपका स्लोप होता है। इसको हम क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। जहां मैं टेन थीटा की बात करूं तो यहाँ पर टेन थीटा मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर मतलब सिग्मा, बेस मतलब ई। तो इसको मैं क्या लिख सकता, सिग्मा अपॉन ई लिख सकता। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सिग्मा अपॉन ई को क्या लिख सकते, ई भी लिख सकते, तो इसको मैं क्या लिख सकता कैपिटल ई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता। तो यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है कि भाई जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो किसके बराबर होता है यंग्स मॉडुलस या फिर क्या बोल सकते हो आप इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये तो क्या हो गया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये कहाँ तक होता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये जो फॉलो करता है कहाँ तक करता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट विद इन इलास्टिक लिमिट। ये हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट जो कि समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होता है अपना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो ये जो है ये लीनियर होता है मतलब स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से ए से बी अगर देखोगे तो थोड़ा कर्व है, स्लाइटली कर्व है, ठीक है। तो उस हिसाब से बनते हुए चलता है। तो बस सबसे पहले सबका नेमिंग कर देता हूँ ताकि आपको इजी जाए, ठीक है। ये क्या हो गया आपका वाई एक्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर दिया यहाँ पर ओ तो ओरिजिन पॉइंट है, मैं सीधा लिखता हूँ ए। जो अगर मैं ए की बात करूँ तो ए क्या है आपका ये होता है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट,
ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट। बी की अगर मैं बात करूं तो बी क्या है आपका? इलास्टिक लिमिट। ठीक है। सी क्या है? अपर यील्ड पॉइंट। मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। डी की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है? लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है। ई की अगर मैं बात करूँ तो ई क्या है? ई आपका क्या पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसमें यहाँ पर स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट होता है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट्स। ठीक है। एफ की अगर मैं बात करूं तो एफ पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। ये क्या सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। तो ये क्या हुआ? अल्टीमेट पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट क्या है? जी पॉइंट। तो ये जी पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम इसको? ये जी, इसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। मतलब यहां पर जाके टूट जाता है। ब्रेक पॉइंट। दूसरा नाम फ्रैक्चर पॉइंट, या तो फेलियर पॉइंट भी मान सकते हो। ठीक है। पॉइंट। यहां पर मैंने थोड़ा जगह छोड़ा है, क्यों छोड़ा बताता हूं। देखो, ए जो है प्रोपोर्शनल लिमिट, हुक्स लॉ ने बताया था कि भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। तो उसको फॉलो क्या करते हैं? ये दो फॉर्मूला फॉलो कर रहा। तो ये कब तक होता है? जब ये क्या हो? स्ट्रेट लाइन हो, मतलब लीनियर हो। तो क्या बोल सकते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट होता है मतलब क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब हुक्स लॉ इज वैलिड। ठीक है। इसमें बताओ इलास्टिक लिमिट, अगर मैं बी की बात करूं, ओ से लेके बी तक का, तो उस कंडीशन में वैलिड करेगा क्या? नहीं। ओ से ई करेगा, सॉरी ओ से ए करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या हम देख पाते हैं? स्ट्रेट लाइन है, मगर यहां से स्लाइटली कर्व है। तो इसके कारण यहां क्या समझ में आया? स्लाइटली कर्व। ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये स्लाइटली कर्व है, तो यहां पर हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। समझ में आया? अब इसके साथ ही साथ हम इसके जोन को भी चलते हैं। ठीक है। ये क्या है? लिमिट पॉइंट्स थे। ठीक है। मैं अगर जोन की बात करूं तो अब मैं मान लो क्या लिखता हूं? ओ से ए। तो ये क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट का है तो प्रोपोर्शनल जोन होगा। तो मैं उसको वैसा नहीं लिखते, सीधा लिखता हूं मैं ओ से लेके बी तक। ओ से बी को क्या बोलेंगे अपन? इलास्टिक जोन, जो कि यहां से लेके यहां तक होगा। तो ये क्या हो गया? इलास्टिक जोन। देखो, ये क्या है? ओ से बी जो है वो आपका इलास्टिक जोन है। तो यहां तक मैंने देख लिया था। बी से सी है, ये बी से सी ना, ये बहुत पास होता है, आस पास होता है। तो कई बार क्या होता है? ये दोनों को कोइंसाइड करते हैं। तो क्या बोल सकते हो? बी से सी जो है वो क्या होता है? कई बार को हम लोग का कोइंसाइड करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी एंड सी कोइंसाइड्स। ठीक है। ये खाली समझने के लिए। फिर यहां पर अगर आप देखो तो ये क्या है? सीधा एक वर्टिकल नीचे जा रहा है, सी से डी। ठीक है। ये सी से डी, ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं यील्ड जोन। इसको हम क्या बोलते हैं? यील्ड जोन। ठीक है। ये यील्ड जोन क्या होता है ये आपको समझाता हूं मैं। देखो, क्या होता है जब कभी मैं इसकी बात करूं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक गया, ये ऐसा क्या हो रहा है? ये वेरिएशन शो कर रहा है। मतलब यहां से देखोगे तो ये कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर ऐसे करके जाता है। तो यहां पर क्या समझ में आया मेरे को? ये जो पॉइंट है यहां तक, पी पॉइंट जो बोल रहे हैं, इसको मैं क्या बोलता हूँ? इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? वैसा पॉइंट जब अगर मैं बात करूं तो उस कंडीशन में क्या देखा जाता है कि
कोई मटेरियल अगर इलास्टिक है तो अगर मैं उसमें लोड हटा देता हूँ तो वो क्या है, वापस अपने शेप को रीगेन कर देता है, तो उस तरीके को अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिक। तो अगर वो बी तक के लोड अपन लगा रहे हैं और वहां पर अगर छोड़ देते हैं तो वो वापस अपने शेप में आ जाएगा, रीगेन कर लेगा। मगर बी से सी क्या बताया, जस्ट बाजू में होता है, और वो क्या है, कई बार कोइंसाइड भी करता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर वो अपर यील्ड पॉइंट पे आ गया तो ये जो यील्ड पॉइंट होता है वैसा पॉइंट होता है जहां पर अगर मैं लोड लगाता हूँ, ठीक है, जहां पर अगर मैं लोड लगाता हूँ तो उस कंडीशन में अगर मान लो मैं लोड हटा देता हूँ, तो लोड लगा हटा देने के बाद क्या होता है, फिर भी डिफॉर्मेशन आता है। तो जो डिफॉर्मेशन के कारण यहाँ पर क्या होता है, वो सडन ड्रॉप डाउन हुआ, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हो, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि इलास्टिक लिमिट के आगे आता है, ठीक है, जिसमें कंटिन्यूस लोडिंग करते जा रहे थे तो क्या हुआ, सडन ड्रॉप डाउन हो गया, ठीक है। तो ये जो सडन ड्रॉप डाउन आया जिसके कारण यहाँ पर जो, इसको अगर मैं पैरेलल बनाऊं इससे, तो क्या बोल सकता हूँ, यहाँ का जो स्ट्रेन का वैल्यू होता है वो होता है 0.2%, ठीक है। ये 0.2% का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेन एट यील्ड, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.002, ठीक है। तो ये हमको इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आया। यील्ड पॉइंट क्या हुआ, वैसा पॉइंट जहां पर क्या होता है, ये जस्ट इलास्टिक के बाद आता है, और यहाँ पर कंटिन्यूस लोडिंग के कारण अचानक से क्या देखा जाता है कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या, इलास्टिक से तो बिहेवियर चेंज कर गया, इलास्टिक से प्लास्टिक जाएगा, तो ये इलास्टिक से प्लास्टिक का बीच के जोन है, तो डी क्या है आपका, प्लास्टिक है। डी जो है यहाँ पर लोअर पॉइंट है, तो यहाँ से जस्ट प्लास्टिक जोन स्टार्ट होता है, डी से ई, ठीक है। तो मैं अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये लिखता हूँ, अगर मैं डी से ई, तो ये क्या हो जाता है आपका, प्लास्टिक जोन। प्लास्टिक जोन का मतलब क्या है, वैसा पॉइंट जहां पर अगर मैं लोड हटा दूं तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो अपने शेप को वापस रीगेन नहीं कर सकता, मतलब वो क्या है, प्लास्टिक नेचर पे आ गया। तो ये जो प्लास्टिक बिहेवियर होता है इसको रिप्रेजेंट कौन सा कर रहा है, डी से ई को जोन को कर रहा है। तो हम लोग जो प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ेंगे ना, तो वो हम लोग देखेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट है, ये पॉइंट तो ये पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लास्टिक जोन। ई पॉइंट से क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट्स ई पॉइंट से, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या, कि यहां पर ये जो डी और ये ई पॉइंट है, इस पॉइंट में ना, ये हम अगर देखें तो ये क्या चीज है, यहां पर अगर मान के चलो मैं एक इससे पैरेलल खींचता हूं जो कि क्या है, डी पॉइंट को दिखाता है, तो इस पॉइंट में एफ वाई लिखते हैं, जहां पर यहाँ मैंने क्या बताया, स्ट्रेस को मैं सिग्मा भी बोलता हूँ और एफ भी लिखता हूँ। तो इस पॉइंट को अगर मैं क्या लिखूंगा, एफ वाई लिखूंगा। वहीं करस्पॉन्डिंग इसके अगर मैं इससे पैरेलल बनाऊंगा, ठीक है, अगर करस्पॉन्डिंग इससे पैरेलल बनाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, ये पॉइंट मिलेगा। यहां पर जो स्ट्रेस है वो क्या होगा, अल्टीमेट होगा। और जैसे ये पॉइंट है, ये क्या है, लास्ट पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये हमको यहाँ लास्ट में मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है इस जगह पे हमको मिल रहा, इसको मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रेस ब्रेक, ठीक है। तो ये क्या, ब्रेकिंग पॉइंट आया। अब देखो, जब मैं प्लास्टिक की बात करता हूँ, मतलब यहां से यहां तक, यहां से क्या समझ में आया, यील्ड, यहां तक क्या समझ में आया कि ये इलास्टिक पॉइंट है, मतलब अगर लोड लगाता हूं तो वापस रीगेन अपने शेप में आ जाएगा। यहां से जस्ट स्टार्ट हुआ और इतने में सडन ड्रॉप डाउन हुआ, क्योंकि कंटिन्यूस लोडिंग के कारण क्या देख रहे हैं हम लोग, कि वो तुरंत नीचे आ जाता है। जब वो नीचे आ जा रहा है तो ये इतना इंस्टेंट है कि हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट में, लोअर यील्ड पॉइंट में ये जो डी पॉइंट है, इस जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ आई हमको मिलता है, ठीक है। इस जगह हमको क्या मिलता है, एफ आई मिलता है। और एफ आई को हम क्या लिख सकते हैं, एफ आई को हम लिख सकते हैं डिजाइन स्ट्रेस। डिजाइन स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं,
यील्ड स्ट्रेस। ठीक है। इसका एक और नाम होता है, जब हम लोग यहाँ तो माइल्ड स्टील पढ़ रहे हैं, जब हम लोग HYSD स्टील के लिए कर्व बनेंगे तो इसका एक और नाम भी आ जाएगा। ठीक है। तो हमको ये समझ में आया इसको क्यों नहीं लिए, इसको क्यों लिए, क्योंकि सडन ड्रॉप डाउन के कारण। ठीक है। ये क्यों लिया गया, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या देखा जाता है, सडन ड्रॉप डाउन। किस में सडन ड्रॉप डाउन, कर्व में सडन ड्रॉप डाउन होता है। ठीक है। तो ये हमको समझ में आया। अब आ जाते हैं कि ये बिहेवियर क्या है। यहाँ तक तो समझ में आता है कि इलास्टिक है, यहाँ से प्लास्टिक स्टार्ट हो जाता है। यील्ड का मतलब जहाँ पर अगर लोड हटा भी देता हूँ तो कंटिन्यूअस उसके कारण वेरिएशन आ रहा है, तो वो वेरिएशन क्या है, ड्रॉप हो रहा है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलता हूँ प्लास्टिक के कारण, तो यहाँ पर प्लास्टिक जोन आता है कि मतलब यहाँ पर जो है प्लास्टिक है। अब स्ट्रेन हार्डनिंग, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये क्या प्लास्टिक है। ठीक है। जो अगर इस प्लास्टिक की अगर मैं बात करूँ, देखो, तो अगर मान के चलो ये प्लास्टिक है, जो अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसा करने के कारण यहाँ पर क्या है, देखो ये टूट रहा है। कैसे टूट रहा है, देखो अगर थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो इसको दिखेगा आपको कि यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन निकला है। ठीक है। और यहाँ भी कुछ ऐसा पोर्शन दिख रहा होगा। ठीक है। ये दिख रहा है कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन निकला है, और यहाँ पर कैसा ये अंदर से थोड़ा सा हो गया। मैं यहाँ पर ट्विस्ट किया हूँ, मगर जब स्टील क्या होता है, ये एक तरीके से स्टील है, स्टील को यहाँ खींचेंगे तो क्या वेरिएशन आएगा उसको आपको जब मैं डायग्राम बताऊंगा इसका कि इस पॉइंट में क्या क्या बिहेवियर होता है, डायग्राम बना के, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, मैंने ये दिखाया था कि ये कुछ एक्सटेंड होके निकलता है और यहाँ पर ये कुछ छूट जाता है, इसका कुछ पोर्शन यहाँ पर अटैच जाता है ना। तो यही चीज को शो करने के लिए, क्योंकि ये प्लास्टिक है, तो डी से ई के बाद प्लास्टिक हो जाता है, उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग जोन होता है। प्लास्टिक मतलब ये स्ट्रेन हार्डनिंग है। ठीक है। जो अगर मान के चलो मैं ऐसा इसको ट्विस्ट करता हूँ तो ये क्या है, हार्ड है। इसके बाद क्या है, एक टाइम के बाद ये इस पोर्शन में ना क्या होता है, गर्म होने लगता है, और गर्म होने के बाद क्या होगा, ये टूट जाएगा। जो टूटेगा तो जो ये बिहेवियर आएगा वो क्या होगा, कुछ हिस्सा जब टूटेगा तो कुछ हिस्सा इसमें आ जाएगा इसका, और कुछ एक अरेंजमेंट बनाएगा, तो वो क्या बनता है उसको देखेंगे। ठीक है। तो डी से ई मतलब क्या पता चला हमको, ये प्लास्टिक जोन है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि ई से एफ, इस पर्टिकुलर इतने जोन को क्या बोलते हैं, तो यहां पर अगर मैं बात करूं इसको ऐसा मैं वर्टिकली ऐसा ड्रॉप करता हूं, तो इसको बोलूंगा मैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। ठीक है। तो ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, मतलब ई पॉइंट से स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट होता है। तो ई पॉइंट में स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट होता है। तो ई पॉइंट का कुछ और पॉइंट, उसको कुछ और बोल सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पर हमको क्या ध्यान देना है कि ये ई पॉइंट पे स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट हो रहा है। जब मैं एफ की बात करूं तो यहाँ पर स्ट्रेन हार्डनिंग खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर नेक फॉर्मेशन होता है, टूटने से पहले पतला होगा वो, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, नेक फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं एफ पॉइंट पे, तो ये एफ पॉइंट क्या है, अल्टीमेट पॉइंट है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, ये सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस भी है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट भी बोल सकते हैं। और दूसरा क्या बोल सकते हैं कि यहां पर स्ट्रेन, सॉरी, नेक फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो नेकिंग स्टार्ट्स, तो यहां क्या लिख सकता, नेकिंग स्टार्ट्स। ये नेकिंग क्या होता है, ये नेकिंग आपका वो पॉइंट है जब मैं आपको बताया ये टूटने से पहले, ये और ये टूटने से पहले पतला सा सेक्शन बना के टूटते हैं। ठीक है। वो आपको जस्ट अभी डायग्राम में समझाऊंगा। और यहाँ पर क्या हुआ, टूट गया वो। तो यहाँ पर क्या है, जब टूटा तो क्या होगा, पहले हार्ड था, फिर गर्म होने के बाद, क्योंकि वहां पर कंटिन्यूअस में ऐसा ट्विस्टिंग मोमेंट लगा रहा था, और यहाँ पर क्या है, टेंशन लग रहा है, तो इसके कारण क्या पतला हो जाता है सेक्शन। तो इस पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन। ठीक है। क्या बोलूंगा, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन। ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इस कंडीशन में क्या हो जाता है,
नेकिंग एंड्स। इतना ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर मैं जो बताया इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, तो मैं इसको सीधा सॉल्व करते हुए चल रहा हूँ। अब इम्पॉर्टेंट क्या है ये समझते हुए चलो कि भाई यहाँ पर डी, ई, एफ और जी, इसमें मॉलिक्यूल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं मैं आपको वो रिप्रेजेंट कराता हूँ, ठीक है। जो अगर मैं बात करूँ इस कंडीशन में, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, मान के चलो मैंने एक छोटा सेक्शन कंसिडर किया है। उस छोटे सेक्शन में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स ऐसे रैंडम घूम रहे हैं, क्योंकि इलास्टिक है, तब तक इलास्टिक है। डी पॉइंट में जैसे स्टार्ट करेंगे तो प्लास्टिक स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो डी में स्टार्ट होता है प्लास्टिक, तो ये क्या बोल सकते हैं, एट डी पॉइंट। यहाँ पर जस्ट पॉइंट क्या है आपका, स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, रैंडम ऐसे इधर उधर है। सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेम उसी तरीके से है, मगर जब प्लास्टिक हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये अलाइनमेंट कैसे भी हो, मैं अब यहाँ फर्दर यहाँ पर क्या बना दे रहा हूँ, इसको फॉरवर्ड बना दे रहा हूँ, ठीक है। डाउनलोड भी बना सकते हैं, बस हमको क्या होता है, ये अलाइन हो गया करके ये रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स अलाइन हो गए। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये डी पॉइंट था, और ये ई पॉइंट में अलाइन हो गए। तो ई के बाद नेकिंग स्टार्ट होगा, स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट होना है, ठीक है। तो यहां पर क्या देखना है, एट पॉइंट ई। तो एट पॉइंट ई हमको क्या मिला, ये मिला। अब जो समझने वाली बात है, ई के बाद क्या चेंज होगा, ई के बाद आता है आपका एफ पॉइंट, जो क्या होता है, अल्टीमेट। उस कंडीशन में नेकिंग स्टार्ट होता है। तो जहां नेकिंग स्टार्ट होगा तो क्या होगा, नेकिंग मतलब पतला हो जा रहा है गला। तो इसको अगर मान के चलो ये ऐसा है, तो ये कुछ ऐसा जाके बनेगा, ये कुछ ऐसा बन रहा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या देख पा रहे हैं हम, इस कंडीशन में देख रहे हैं कि ये पतला बन गया, तो यहाँ पर नेक फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर क्रैक आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, देखो क्रैक आएगा। तो ये जो क्रैक है, ठीक है, ये जो क्रैक है इसका एक नाम रखा गया है, इसको हम बोलते हैं ल्यूडर लाइन, ल्यूडर लाइन। ये कितने डिग्री में बनता है, ये जो क्रैक आ रहा है इसको हम बोलते हैं ल्यूडर लाइन। ये 45 डिग्री क्रैक होता है, ठीक है। 45 डिग्री पे अब उनको ल्यूडर लाइन मिलता है। समझ में आया। इस कंडीशन में इतने पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा नेक, ठीक है। और ये जो नेक है कहाँ पर हो रहा है, मेरे को कहाँ मिल रहा है, एट एफ, जो कि क्या है आपका अल्टीमेट पॉइंट है, सबसे टॉप पॉइंट है, ठीक है। क्या मिल रहा है हमको, ल्यूडर लाइन मिल रहा है। ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, एज इट इज पूछेगा, ठीक है। तो हमको ये समझ में आया। इसके बाद अब टूट जाता है, तो टूट जाता है तो मैंने आपको दिखाया है कि कैसे टूटेगा। तो मान के चलो ये कैसा है, ये ऐसा गया मेरा, और ये ऐसा जाके, ठीक है, ये ऐसा गया। और इस कंडीशन में इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, ठीक है। इतना बड़ा नहीं दिखेगा, वो बहुत छोटा रहता है, ठीक है। ये ऐसा। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा था, देखो इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर देखो कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा निकला है, और यहाँ पर इसका कुछ हिस्सा गायब हो गया। तो वो कुछ हिस्सा जो एक्स्ट्रा निकला है और यहाँ पर जो कुछ हिस्सा गायब हो गया, उसको मैं जूम करके दिखाया, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या बोलेंगे,
इस चीज को बोलूंगा मैं कोन, इसको मैं बोलूंगा कप। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं हम कप कोन अरेंजमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, कप कोन अरेंजमेंट। कहाँ आएगा, एट लास्ट पॉइंट एट जी पॉइंट। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया कि भाई जब हम लोग यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, ये कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, पी अमाउंट का, तो इस हिसाब से बनेगा। कई जगह बुक में इसको थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए कैसे बना देते हैं, ये ऐसा बना, ये ऐसा गया। ठीक है, ये ऐसा गया, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स पी अपन लगा दी हमने यहाँ पर, और वहीं पर ये थोड़ा ऐसा बना के इसको ठीक है, ये ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो है, ये क्योंकि 45 डिग्री पे हो रहा था तो क्रैक 45 डिग्री पे बनेगा। तो यहाँ पर जो ये जो बन रहा है ये क्या होगा आपका 45 डिग्री पे। तो अगर मैं सेक्शन काटूँ यहाँ से तो ये 45 डिग्री बनाएगा, और ये भी 45 डिग्री बनाएगा। तो ये कितना आया, 45 डिग्री। तो डक्टाइल मटेरियल है कि ब्रिटल मटेरियल है ये, तो यहाँ पर स्टील क्या आपका डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल पे टेंसाइल लोड लगने के कारण क्या होता है, 45 डिग्री पे क्रैक आता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा कि ये 45 डिग्री पे गया, और ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्या हुआ, ये क्रैक हुआ। इस टाइप का जो क्रैक है ना, ये क्रैक हम जो देख पा रहे हैं ये किस तरीके शेयर के कारण हुआ, शेयर फेलियर हुआ। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, शेयर फेलियर। ठीक है, एक तो शेयर फेलियर हुआ किस मटेरियल पे, डक्टाइल मटेरियल पे। तो यहाँ पर एक चीज जो गौर करने वाली बात है, ये हमको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि अगर मान के चलो डक्टिलिटी इंडेक्स निकालना हो, जिसको हम डी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो डक्टिलिटी इंडेक्स होता है, इस डक्टिलिटी इंडेक्स का एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि स्ट्रेन एट फेलियर, स्ट्रेन एट फेलियर मतलब जी पॉइंट पे जो लास्ट फेलियर आया था उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं स्ट्रेन एट यील्ड से, ठीक है, तो उस कंडीशन में, माइल्ड स्टील कंडीशन में, इसकी वैल्यू जो है वो 200 टू 250 रेंज करता है। इसीलिए इसका नाम FE 250 भी पड़ा है। ठीक है, ये 200 से 250 तक रेंज करता है। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूं तो ये किसके लिए है, फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मान के चलो मैं बोलता हूं कि डक्टिलिटी इंडेक्स जो है वो कितना है आपका 200 से 250, मतलब अपर लिमिट अगर लेके बनाता हूं तो तब के केस में FE 250 आ रहा है। ठीक है, और इससे हमको ये भी पता चला कि भाई डी आई की वैल्यू अगर ज़्यादा हो, ठीक है, डी आई की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि डी आई अगर ज़्यादा होगा तो इलोंगेशन बिफोर फेलियर। इसका क्या मतलब हुआ कि डी आई की वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो जो इलोंगेशन होगा फेल होने से पहले वो भी ज़्यादा आएगा। जैसे इसमें हमने क्या लिया, FE 250 लिया, अगर FE 415 लेंगे या 500 लेंगे तो उसका इलोंगेशन फेलियर से पहले ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये हमको इससे पता चला। ये दोनों एक ही है। ये हमको क्या बताता है, शेयर फेलियर जो अरेंजमेंट है, ये जो फेलियर आया इसको क्या बोलते हैं, कप कोन फेलियर। ठीक है, कप कोन फेलियर बोल सकते हो या कप कोन फ्रैक्चर बोल सकते हो। ठीक है, अब यहां पर मैंने जगह छोड़ा था, क्यों जगह छोड़ा था वो बताता हूं।
देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये एक पॉइंट आता है जो कि हमको जी जी बताता है। वहीं पर अगर मान के चलो मैं अगर एक और दिखाऊं तो वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे वो हो जाएगा आपका जी डैश। ये जी डैश और जी में क्या अंतर है इसको अभी देखेंगे, ठीक है। देखो दो टाइप का स्ट्रेस होगा, ठीक है। पहला जो स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, पी बाई ए, ठीक है। जो हम लोग पी बाई ए लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेस को, ये पहला एक स्ट्रेस है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पी बाई ए। यहाँ पर ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसका नाम क्या है, सिग्मा को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है मैंने, इसको मैं बोल रहा हूँ इनिशियल। दूसरा नाम इसका क्या है, नॉमिनल, ठीक है। और एक नाम है इसका इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होना चाहिए। जब मैं सिग्मा अपॉन पी बाई ए बोलता हूँ तो क्या है, नॉमिनल, इनिशियल और इंजीनियरिंग स्ट्रेस आएगा। जो कि फिगर की अगर बात करूँ तो वो जी पॉइंट है। जी डैश पॉइंट कौन सा है, देखो जी डैश पॉइंट जो है उसको मैं क्या बोलता हूँ, सिग्मा नॉट इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए नॉट। यहाँ पर ए अपॉन पी अपॉन ए नॉट क्या हुआ, यहाँ पर ए नॉट को क्या बोलते हैं हम, यह होता है एक्चुअल, ट्रू और इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस, ठीक है। इसमें एक स्ट्रेस हमको मिला, ये दूसरा स्ट्रेस मिला। अभी मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा था, यहाँ पर इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ये आपको जी बार पॉइंट बताता है, जी डैश अपन कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम जो दूसरा जो है वो क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस रखा है। जहां पर ये जो ए है और जो ए नॉट है इसमें अंतर क्या है, देखो टोटल लेंथ ये है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं देखूं तो ये इतने ही पोर्शन को इफेक्ट करेगा, जो कि इतने पोर्शन में कुछ होगा मिडिल पोर्शन पे, जैसे हमने यहाँ पर देखा था। तो अगर ये टोटल यहाँ का यहाँ से टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया पूछूंगा तो ये क्या होगा, ए होगा। मगर अगर मैं छोटे से हिस्से का जो ये चेंज हो गया है ना, चेंज की अगर बात करूंगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। क्योंकि इसका एरिया कम आएगा तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इसका एरिया कम आएगा तो क्या देख पाएंगे इसमें हम, यहाँ पर जैसे आगे बढ़ते गए तो यहाँ पर क्या एरिया कम हो गया, तो सर देखो स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि एरिया जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि स्ट्रेस जो अल्टीमेट है, जो सबसे ज्यादा था, उसके बाद कौन आता है, स्ट्रेस ब्रेकिंग पॉइंट जो कि जी पॉइंट है, फिर उससे कम क्या हो गया, यील्ड पॉइंट हुआ, स्ट्रेस एट यील्ड, ठीक है। जो कि हम लोग को वेरीफाई कर रहा है कि भाई ए की वैल्यू बड़ी होती है ए नॉट से, ठीक है। जहां पर हमको क्या समझ में आया, ए नॉट क्या है, वेयर ए जो है, ए क्या बोल रहे हैं हम इसको, ओरिजिनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ए नॉट क्या हो गया आपका, ए नॉट हुआ आपका इस कंडीशन में चेंज और एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअली इतने ही पोर्शन को इफेक्ट किया। क्रॉस सेक्शन एरिया, अब आपके दिमाग में आना चाहिए जो एक्चुअल है, तो एक्चुअल तो जी डैश है और ये क्या है आपका इंजीनियरिंग है।
इंजीनियरिंग बोल सकते या फिर नॉमिनल बोल सकते। तो ये तो आपका ट्रू है और ये क्या आपका नॉमिनल वाला आया। तो हम लोग ट्रू को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे, इसको क्यों कंसिडर कर रहे? क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर मान के चलो ये बीम है, अगर मान के चलो ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको मैं खींच रहा हूं और ये बीच में नेक फॉर्मेशन हो गया और टूट गया, तो उस कंडीशन में मैं बीच में जाके बीच एक्सपेरिमेंट में उसको नेक का डिस्टेंस कैसे नाप पाऊंगा कि उसका कितना एरिया आएगा क्रॉस सेक्शन एरिया? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये जब नेक फॉर्मेशन हो रहा होगा तो कौन जाके इसको नापेगा कि इसका एरिया कितना है ना? तो अपन इनिशियल ही मान के चलते हैं। तो इनिशियल जो होता है, या तो इसको अपन इनिशियल एरिया भी बोल सकते हैं, इसलिए इसका नाम देखो इनिशियल नॉमिनल इंजीनियरिंग, एक्चुअल ट्रू और इंस्टेंटेनियस। फर्क नहीं पड़ता, मगर आपको मालूम होना चाहिए, मैंने इसलिए सबको बता दिया। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन कर देता हूं आपको कि क्या अपन पढ़े हैं। देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील में हमने क्या देखा कि इसका दूसरा नाम जो माइल्ड स्टील का है वो कितना है, Fe250 होता है। ठीक है, जिसका कार्बन परसेंटेज कितना है, 0.15%। ये टेंसाइल कंडीशन में देख रहे हैं और इसका दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं हम, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बोल रहे हैं, या फिर कर बोल सकते हैं इसको, है ना? ये देखें, जिसके लिए हम क्या देखें कि यूटीएम क्या होता है। यूटीएम का नाम क्या है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। क्यों पड़ा यूटीएम नाम इसका, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन? क्योंकि इसमें टेंसाइल, कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग, टॉर्शन सब किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपन इसका नाम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन किया, जिसमें दो डायल गेज होता है। पहला डायल गेज क्या बताता है, एक्सटेंशन बताता है, जिससे अपन स्ट्रेन निकालते हैं। इसलिए क्या है, स्ट्रेन ओरिएंटेड मशीन है, स्ट्रेस ओरिएंटेड मशीन नहीं है। और एक क्वेश्चन जो आता है कि स्ट्रेस पहले आया कि स्ट्रेन आया, तो आंसर है स्ट्रेन। ये कैसे आया, क्योंकि देखो पहले दो तीन तरीके हैं बोल सकते हो। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे मैं लोड लगाता हूँ ना, तो उस हिसाब से क्या देखते हैं, वेरिएशन चेंज आने लगता है। तो जैसे चेंज आएगा तभी तो रेजिस्ट करेगा ना। एक्चुअली जो यहाँ पर ये जो लोड होता है, ये क्या, जो P अपॉन ए लिखते हैं हम लोग ना, ये P अपॉन ए नहीं होता, ये रेजिस्टिव लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो उसको हम लोग फिर अप्लाइड लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, जैसे कि इसमें किया गया था G और G डैश में। उसी तरीके से जब तक के चेंज नहीं आएगा तब तक के रेजिस्टिंग नहीं आ सकता। इसीलिए क्या होता है, स्ट्रेन पहले आता है फिर बाद में स्ट्रेस आता है। दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेन जो होता है, जो स्ट्रेन क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और स्ट्रेस क्या है, डिपेंडेंट है। यहाँ पर सबसे पहले कौन आया, स्ट्रेन आया, फिर क्या आता है, स्ट्रेस आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या देखा, गॉज लेंथ देखा। गॉज लेंथ का फॉर्मूला क्या था, 5.65 √/a, जो कि किस पे डिपेंड करता है, खाली क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, और बाकी ये दोनों पे, सॉरी ये चारों पे डिपेंड नहीं करता। लेंथ, मटेरियल शेप और रेट ऑफ लोडिंग, ये इसके बाद बताया मैंने। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे हमने क्या देखा कि भाई ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील अंडर टेंसाइल कंडीशन है। यहाँ से ए पर आया, ये प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। यहाँ तक के जो लाइन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर में अगर मैं थीटा बनाता हूँ तो वो टेन थीटा स्लोप बराबर होता है, वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, वो क्या होता है, ई, जिसको हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस या तो फिर इलास्टिक कांस्टेंट। यहाँ पर जो हुक्स ने है, जिन्होंने रॉबर्ट हुक्स जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, वो कब दिया था, यहीं पर लिख देता हूं, रॉबर्ट हुक्स। इन्होंने जो ये फॉर्मूला दिया था, कब दिया था, इन 1678। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि भाई साहब स्ट्रेस क्या होता है आपका, वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इलास्टिक कांस्टेंट मिला। तो ये हमको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बताया। अब यहाँ के बाद हम जाते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे क्या है आपका, इलास्टिक पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस पॉइंट पे अगर लोडिंग हटा देता हूं तो वापस अपने शेप में रीगेन कर जाएगा। ठीक है, सी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सी कौन सा पॉइंट होता है, सी वैसा पॉइंट है जो कि हम लोग का अपर यील्ड पॉइंट है, और डी पॉइंट कौन सा है, लोअर यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट क्या होता है, यील्ड पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जब हम लोग लोड जो है बढ़ाते हुए चल रहे हैं। इलास्टिक से प्लास्टिक के बीच का एक जोन होता है जिसको अपन यील्ड बोलते हैं। दूसरा,
कंटिन्यूस लोडिंग के कारण क्या हुआ है, सडन ड्रॉप डाउन हो जाता है। ये जो अपन का सीधा नीचे आ गया इसको बोलते हैं सडन ड्रॉप डाउन हुआ। ठीक है, तो ये सडन ड्रॉप डाउन हुआ तो वो हमको क्या बता रहा है, वेरिएशन हुआ, जिसके कारण हम क्या है, जो एफ आई है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजाइन, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, डिजाइन स्ट्रेस, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, डिजाइन स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस। तो हम इसको कंसिडर करते हैं, ना कि सी पॉइंट कंसिडर नहीं करते, क्या कंसिडर करते हैं, डी पॉइंट को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और यहीं से प्लास्टिक स्टार्ट होता है। अब इसमें जो समझने वाली बात है कि यहाँ प्लास्टिक जब स्टार्ट होता है तो प्लास्टिक बिहेवियर के कारण क्या होता है, प्लास्टिक के बाद यहाँ पर आ जाता है अल्टीमेट पॉइंट, फिर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि जब अगर यहाँ पर ब्रेक करते हैं, यहाँ पर पहले क्या स्ट्रेन आता है, प्लास्टिक है, हार्ड हुआ, हार्ड के बाद क्या हुआ, कंटिन्यूस वेरिएशन के कारण यहाँ पर क्या हुआ, गर्म ही हुआ। तो जहाँ पर ये ऐसे गर्म हुआ तो ये क्या हुआ, गर्म होने के बाद जब टूटता है तो टूटते समय में कुछ हिस्सा इसका इसमें आ जाता है जैसे आप देख सकते हो, और कुछ हिस्सा यहाँ से गायब हो जाता है। तो वही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों, जिसको हम बोलते हैं कप एंड कोन अरेंजमेंट। यहाँ पर ये पॉइंट जो मैंने बता चुका पूरे यहाँ पर कंसिडर कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो कौन सी वाली बात है, वो ये कि भाई यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है टी पॉइंट पे, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से डी ई, फिर क्या देखते हैं एफ और जी। तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करूंगा तो डी पॉइंट में यहाँ पर क्या मॉलिक्यूल्स रैंडम में है, जस्ट प्लास्टिक स्टार्ट हुआ तो ई पॉइंट आया, फिर यहाँ पर नेक फॉर्मेशन आता है जो कि क्या आपका एफ पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे, अल्टीमेट पॉइंट पे आता है, ये अल्टीमेट पॉइंट पे, उसके बाद जी पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, कप एंड कोन अरेंजमेंट में आता है। और ये जो क्रैक है ये क्या, ल्यूडर लाइन, मतलब बहुत छोटा छोटा होता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, माइक्रो क्रैक भी बोल सकते हैं, माइक्रो क्रैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रो क्रैक है जिसका हम नाम क्या बताएं, ल्यूडर लाइन है, वो 45 डिग्री पे क्रैक करता है, जिसको हम लोग शीयर फेलियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, किसी बुक में ऐसा बना है, किसी बुक में ऐसा बना है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था डक्टिलिटी इंडेक्स। डक्टिलिटी इंडेक्स को क्या मतलब, जो फेलियर पॉइंट आया, सबसे लास्ट पॉइंट आया यहाँ पर जो फेल हुआ, और ये यील्ड वाला जो कि आपका कौन सा है, डी पॉइंट है। इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो ये वैल्यू कितना आता है, 200 से लेकर के कितना आता है, 250 तक आता है। तो माइल्ड स्टील के लिए क्या है, एफ ई, माइल्ड स्टील का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है एफ ई 250। ठीक है, तो ये जो एफ ई 250 है ये हमको, इससे हमको नाम मिला इसका। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी मटेरियल का डक्टिलिटी इंडेक्स ज्यादा है तो उस कंडीशन में वो फेल होने से पहले, मतलब फेल होने से पहले इलोंगेशन बहुत ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, तो वो हमको डक्टिलिटी इंडेक्स बताता है। वहीं पर जी जी डैश जो मैंने बताया था, जी जी डैश क्या होता है, जी जी डैश है आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट। यहाँ पर एक जो फॉर्मूला हम लोग को मिला स्ट्रेस का सिग्मा और ये, तो यहाँ पर ये इनिशियल आया, ये आपका जो सिग्मा है वो क्या, इनिशियल, नॉमिनल और इंजीनियरिंग जिसको हम लोग डील कर रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग जी कंसिडर करते हैं। जी डैश कौन सा है, ये जो नेक फॉर्मेशन हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम का एरिया। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल, ट्रू और इंस्टेंटेनियस, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या हुआ। ठीक है, तो वो हम लोग इस कंसिडर करते हैं। तो उस कंडीशन को क्यों नहीं लेते, उस कंडीशन को इसलिए नहीं लेते क्योंकि कौन जा करके बीच एक्सपेरिमेंट में जाके उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इनिशियल एरिया जो था उसी हिसाब से कंसिडर कर लेते हैं। छोटा ही वेरिएशन आता है, ये जी डैश ऐसा नहीं है कि एफ के बराबर आ जाएगा कि एफ के नीचे, ये थोड़े से थोड़ा ही ऊपर होता है। ठीक है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बनता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम जो आज पढ़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डक्टिलिटी मटेरियल के लिए कैसे किया जाता है, डक्टिलिटी मटेरियल के बाद ब्रिटल मटेरियल कैसे होता है, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को पढ़ना है वो आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा। ठीक है, उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे मान के चलो ओ से ए है, ठीक है, ये क्या है, इलास्टिक है। ओ से बी की बात करूं तो ये भी इलास्टिक है। अगर मैं मान के चलो यहां से बी से डी की बात करूं तो क्या है, इलास्टिक से यहाँ पर क्या है, प्लास्टिक पे है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलास्टोप्लास्टिक। ठीक है, तो इस तरीके जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अपन क्या देखेंगे, आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इसको देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।